हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए, तो हाल चाल हम आशा करते हैं आप सभी के बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार अपनी पढ़ाई चल रही होगी। सभी को भाई जय श्री कृष्णा। आ जाइए जल्दी से, लाइव जुड़ जाइए बेटा। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। शानदार। ये हमारी क्लास 12th फिजिक्स प्रकाश की नई यूनिट जो हमने चालू की है, जिसमें हमने आपको कल बेस बताया था और थोड़ा बहुत हमने किरण प्रकाश की शुरुआत कर दी थी, जिसके कुछ टॉपिक हमने आपको बताए थे। तो जल्दी से उन टॉपिक को रिवाइज कीजिए। मैंने आपको प्रकाश की का बेस बताने के बाद में क्या बता दिया था? किरण प्रकाश की हम पहले पढ़ रहे होते हैं और किरण प्रकाश की ही पढ़ी जाती है पहले। उसका एक रीजन भी है, ये किरण प्रकाश की थोड़े इजी वे में चलती है। मतलब इसमें जो घटनाएं हैं और प्रकाश को किरण मान गए, वो आपको जल्दी समझ में आ जाती हैं। जब आप प्रकाश की को सीख जाते हो तो फिर तरंग प्रकाश की भी आपके लिए आसान हो जाती है। चलिए, कल हमने परावर्तन के बारे में बात कर ली थी। प्रकाश का चमकदार सतह से टकराकर लौटना परावर्तन होता है। आने वाली किरण को आपतित किरण, जिस बिंदु पर दर्पण के या चमकदार सतह के टकराती है उसको आपतन बिंदु, टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तन के नियम हमने पढ़े थे। फिर हमने और भी क्या क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ। हमने परावर्तन के प्रकार पढ़े थे, परावर्तन के बारे में हो गया था। इसके बाद हमने आपको दर्पण बताया था किसे कहते हैं। दर्पण के बाद दर्पण के प्रकार, और हमने आपको प्रतिबिंब के बारे में बताया था। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। कितने प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं बच्चों? दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ये हमने कल यहां तक पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है बेटा, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं समतल दर्पण। आप एक काम कीजिए, आपके घर में छोटा सा मिरर हो, मिरर मतलब कांच हो, छोटा सा दर्पण हो, तो आप उसको साथ में रख लीजिए, थोड़ी बहुत इसकी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, आज का टॉपिक क्या है बेटा हमारा? समतल दर्पण। स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, देखते हैं कितने टॉपिक क्लियर कर पाते हैं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण से पहली बात तो कैसा प्रतिबिंब बनता है बेटा आपका? आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा, जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। चलिए, तो बेटा मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं क्या कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं। अब आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे। देखिए, समतल दर्पण आपके सामने रखा है, आपने उसमें अपना चेहरा देखा। रोज देखते हो, दिन भर देखते हो, बहुत ज्यादा देखते हो, सबको पता है। तो बच्चे, जो चेहरा आप देख रहे होते हो, जैसे ही हम पास में अगर चेहरा लेके आते हैं दर्पण के, या दर्पण को पास में लेके आते हैं, तो उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो भी पास में आ जाता है। दूर लेके जाते हैं तो वो भी दूर चला जाता है। जितने साइज आपके वस्तु का है, मतलब आपका चेहरा देख रहे हो तो आपके चेहरे का जो साइज है वही साइज आपके अंदर प्रतिबिंब का होता है। ऐसा आपने उसमें देखा होगा। तो बेटा बहुत सी बातें जो आप बहुत नॉर्मल वे में अपने याद कर गए कि हम दर्पण में देखते हैं तो कैसा क्या होता है, वहां से आ जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दैनिक जीवन में नॉर्मल में क्रियाकलाप नहीं कर पाए होंगे बच्चे, मतलब नॉर्मल में नहीं है, थोड़ा सा स्पेशल कंडीशन को लगाकर उनमें हम मतलब उन गुणों को हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गुण तो बताइए ये सही है कि गलत? प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर। सबसे पहला बेटा, कल हमने भी बनाया था एक, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। चलो होता है लिख लेते हैं, होता है। आप साथ में लिखते चलेंगे बढ़िया तरीके से और याद भी होना चाहिए। अब बताओ बेटा कि जैसे मैं हाथ को, मेरे हाथ को मैं काय में देख रहा हूं? प्रतिबिंब में, मतलब अगर दर्पण में देख रहा हूं तो जितने मेरे हाथ का साइज है या कोई भी वस्तु है बेटा, जैसे हम बात करें ये पानी की बोतल है मेरे पास, ये पानी की बोतल भी अगर मैं क्या करूंगा बेटा दर्पण में देखूंगा तो इसकी जितनी साइज है, वस्तु का जो आकार है, दर्पण में भी उतनी ही साइज की नजर आती है। चलिए, तो दूसरा देखिए बेटा आप, क्या प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत,
ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। देखना आप दर्पण के आप पास आओगे, प्रतिबिंब आपका पास आ जाएगा, आप दर्पण से इतनी दूर जाओगे, प्रतिबिंब दूर चला जाएगा। लंबवत, तो ये जो मैं बात लिख रहा हूं ये देखिए बेटा कौन सी है, कि प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत। दूसरा, प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत, प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत। लंबवत मतलब बेटा बिल्कुल सीधे में, इस तरीके से बात करेंगे। लंबवत, वस्तु अगर यहां पे रखी है या प्रतिबिंब यहां पर है, सही है। अगर वस्तु पास में आ गई तो इस तरीके से नहीं देखेंगे आप। लंबवत दूरी क्या होती है, अगर मैं आपसे बात करूं एक बिंदु की एक रेखा से दूरी, बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब, तो इसलिए मैं दूर अगर कहूंगा, मतलब मैं इस विशेषता को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। मानते हैं इस बात को? जल्दी से अंगूठा दबाइए। प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर दर्पण के सामने, जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है बच्चे? बच्चे अगर दर्पण से, आपसे बोला कि दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर क्या है, वस्तु है। दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर क्या है बेटा? आपका वस्तु है। तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, समतल दर्पण आया कर तो बेटा ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा आपका? 10 सेंटीमीटर। तो ये वस्तु है और ये क्या है? प्रतिबिंब। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में मेरी? चलिए अगला देखिए बेटा, तीसरा। बेटा समतल दर्पण में पार्श्व बदल जाते हैं। समतल दर्पण में पार्श्व बदल जाते हैं। पार्श्व मतलब पार्ट्स होते हैं। मतलब सर समझ में नहीं आया। आप एक काम कीजिए, मैंने बोला था ना कि दर्पण को लेके आना है, तो आप अपने कमरे में या जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां पे दर्पण होगा, तो उसमें आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। जैसे मैं खड़ा हूं मान लो, ठीक है? आप खड़े हो गए, बाद में भी करके देख सकते हो एक्सपेरिमेंट तो, और आप मन में भी इमेजिन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। रोज करते हो आप दर्पण आपके पास, ऐसा नहीं कि सर दर्पण क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। तो बेटा जैसे ही आप अपना क्या करोगे, सामने भी आप खड़े हो आपका प्रतिबिंब में, आप अपना दायां हाथ उठाइए। तो आपने क्या अपना दायां हाथ उठाया, सही बात। तो जो प्रतिबिंब है बेटा दर्पण में, उसका कौन सा हाथ है? ईमानदारी से बताओ। सही है, तो आपने अपना दायां मतलब राइट हैंड उठाया, प्रतिबिंब का ये बायां हाथ है। देखो आप अच्छे तरीके से, जो आपके सामने है, ठीक है, क्योंकि वो मेरे तरफ मुकर खड़ा है, तो उसका कौन सा हाथ है? आपने ये वाला उठाया, तो उसने कौन सा उठाया? ये वाला। समझ गए बात? समझ गए आप बात? चलिए, अगर आपने कौन सा? बायां हाथ उठाया, तो वो उसका प्रतिबिंब का कौन सा है बेटा? दायां हाथ है। समझ में आई मेरी बात? तो पार्श्व बदल जाते हैं, मतलब दायां भाग बायां हो जाता है, बायां भाग दायां हो जाता है। समझ गए मेरी बात को? बात आई समझ में बेटा? प्रतिबिंब के पार्श्व बदल जाते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब के पार्श्व वस्तु के सापेक्ष विपरीत होते हैं। एक ये वाला भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा बनता है। हाँ, वस्तु उल्टी होगी तो उल्टा बनेगा, वस्तु सीधी होगी तो सीधा बनेगा। वस्तु के पार्श्व बदल जाते हैं, प्रतिबिंब के पार्श्व वस्तु के सापेक्ष विपरीत होते हैं। प्रतिबिंब के पार्श्व, पार्श्व मतलब भाग, पार्ट्स, वस्तु के सापेक्ष विपरीत होते हैं। ठीक है, इस तरीके से बेटा यहां से एक बढ़िया से ओटी निकल के आते हैं, वो भी हम बताएंगे। और अभी तो एक और देख लीजिए कि यदि समतल दर्पण पर बेटा हम अभिसारी किरणें, यदि समतल दर्पण पर अभिसारी किरणें, अभिसारी किरणों का तात्पर्य क्या हुआ? अभी सारी किरणों का तात्पर्य क्या हुआ? जो आभासी किरणें हैं, अगर उनको हम आपतित करवाएं,
वास्तविक किरणों की बजाय आभासी किरणें कैसी अभिसारी किरणें आपतित हों तो प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा, वास्तविक भी बनता है। मतलब आप समझ पा रहे हो इस बात का, नहीं समझ पा रहे? मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है तो आपने बोला हमेशा आभासी बनता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यदि समतल दर्पण पर जो किरणें आपतित हो रही वो कैसी हैं, अभिसारी किरणें हैं। समझिए आप बात को, अभिसारी मतलब वो पहले से किसी दर्पण से टकरा के आ रही होती हैं। मतलब किसी दर्पण में कोई प्रतिबिंब दिख रहा हो और उस प्रतिबिंब से जो प्रकाश किरणें चल रही वो अगर हम दूसरे दर्पण पर लेके जाएं, मतलब अभी सारी किरणें अगर लेके जाते हैं तो क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है। मतलब अब यहाँ पे ये समझ सकते हो समतल दर्पण से भी क्या बनता है बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन किरणें जो रियल होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, अभी सारी होनी चाहिए। मतलब यदि समतल दर्पण पर अभी सारी किरणें आपतित करें तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। आप इसको लिख सकते हो, समतल दर्पण पर अभी सारी किरणें आपतित करने पर प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब स्पेशल कुछ कंडीशन देखिए बेटा। अब यहाँ पे एक बात, पार्श्व जो परिवर्तन हुआ था, मतलब कि समतल दर्पण में कुल मिलाकर इसको एक शब्द में हम ऐसा कह सकते हैं, पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं बेटा, पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। तो बेटा अंग्रेजी वर्णमाला जो आपकी है, इंग्लिश अल्फाबेट है ए से लेकर जेड तक, इनमें कुछ अक्षर ऐसे हैं बेटा जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। मतलब आप एक कागज पर अगर ए को लिखोगे, जैसे मैंने ये लिखा, अगर बीच में आपने एक समतल दर्पण रख दिया तो उधर भी क्या देखेगा बेटा, ए देखेगा। लेकिन यदि आपने यहाँ पे अगर बी रखा होता तो बी कैसा दिखता बेटा, ऐसा दिखता। तो इसके पार्ट्स तो बदल गए, लेकिन ए ऐसा कैसा ही है, जैसे आई रहेगा ऐसा कैसा ही, एच रहेगा आपका ऐसा कैसा ही, तो डब्ल्यू रहेगा, तो इस तरीके से बेटा एम रहेगा, समझ गए, ओ रहेगा। क्लियर है क्या? तो ये ऐसे कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है बेटा जो कि क्या होते हैं, जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। सर वो कौन कौन से अक्षर हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है? तो डब्ल्यू है, एच है, कैपिटल है, ये कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में तो सबका हो जाएगा, स्मॉल लेटर में तो कुछ बचेगा ही नहीं, पता नहीं क्या बनेगा, ऐसे करके बनेगा, समझ गए। चलिए एम ओ टी यू, यू है जी, वी एक्स, ठीक है। इनका क्या होता है, देखो कितने अक्षर आ गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अक्षर आ गए आपके, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, एक्स आई गया इनमें, सही है। ए आ गया, ए नहीं आया इसमें, एक ए रहता है, ए आ गया, एच आ गया, आई, आई आ गया क्या, नहीं आया, आई रहता है, आई। ये अक्षर ऐसे हैं बेटा जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। यह है अंग्रेजी वर्णमाला के वह अक्षर हैं जिनका समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, याद रखना 11 ही है, लिख लिया इतना। एक बात और मैं आपको बताऊं बच्चे, एक बात और मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि इनका पार्श्व परिवर्तन होता नहीं है, पार्श्व परिवर्तन तो होता है। ये जो वाला भाग दिख रहा है ना वो ये है, और ये जो दिख रहा है वो ये है। पार्श्व परिवर्तन तो हुआ है लेकिन पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। अगर आप इस तरीके से इसको करो ना कि यहाँ पे एक पॉइंट रख दो इस तरीके से, तो बेटा वो पॉइंट कहाँ आएगा, वो पॉइंट फिर यहाँ आएगा।
हुआ तो है पार्श्व परिवर्तन, लेकिन लेकिन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वो अक्षर बिल्कुल एक जैसा है, ये बिल्कुल एक जैसा है। हाँ, अगर आप इसके यहां पे ऐसे करके लगा दो गुंडी, तो वो कहां लग जाएगी, यहां लग जाएगी। समझ में आया? पार्श्व परिवर्तन होता तो है लेकिन प्रतीत नहीं होता है। चलो, तो ये एक्स्ट्रा जानकारी थी बेटा, ये क्या थी, एक्स्ट्रा जानकारी थी, ये मैंने आपको बता दी। समझ में आई हो, बढ़िया बात है। नहीं आई हो तो बहुत बेकार बात है, क्योंकि क्यों समझ में नहीं आई होगी, क्या दिक्कत है, इतनी बुद्धि तो लेके बैठे होगे, 12th क्लास में पढ़ रहे हो। चलो, अब सुनो, अन्य विशेष बात है, शानदार तरीके से समतल दर्पण से संबंधित। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, परीक्षा में आए तो यहां तक आप लिख सकते हो। हाँ, आई लिख दिया बेटा, आई मैंने, नीतेश। चलो, बहुत बढ़िया, सब कोई प्रॉब्लम किसी को तो नहीं है बेटा यहां तक। अब बात करेंगे आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण मतलब तथ्यों की। ये छठा प्रश्न है, मतलब छठा हमारा टॉपिक है, कैसा कि यदि किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पण, मतलब एक समतल दर्पण इस तरीके से लग रहा है और एक समतल दर्पण इस तरीके से लग रहा है, मतलब एक दो एंगल हैं, दो एंगलों पे एक समतल दर्पण इस तरीके से है बेटा और एक समतल दर्पण इस तरीके से है, मतलब इनके बीच में कोई थीटा कोण है। समझ में आए? अब इनके बीच में यहां पे मैंने वस्तु रख दी, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, बात आ रही समझ में, कितने प्रतिबिंब बनेंगे? क्यों बेटा, यहाँ की वस्तु इसमें दिखेगी, अब ये वस्तु तो इसमें भी दिखेगी, बात को समझो, ये वस्तु तो इसमें भी दिखेगी। कभी आप कटिंग मटिंग कराने गए हो बेटा दुकान पे, सैलून वगैरह पे, तो सैलून में क्या होते हैं, दर्पण वगैरह लगे रहते हैं। तो हम क्या होते हैं, जब अगर एंगल लगा रहता है, दो समतल दर्पण अगर थोड़े बहुत एंगल में रहते हैं, तो हम दर्पणों में बहुत बार देखते हैं। सही है? तो प्रतिबिंबों की संख्या की बात चल रही है कि अगर मैंने यहाँ पे वस्तु रखी तो बेटा आप इसमें भी देखोगे और इसमें भी देखोगे। फिर अब जब आपका इसका जो प्रतिबिंब है, इसमें इस दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बना वो इसके लिए क्या है, वस्तु, तो वो इधर भी दिखेगा, और इसमें जो प्रतिबिंब बना वो इसके लिए एक और नई वस्तु है, तो वो इसमें भी दिखेगी। फिर ऐसे बढ़ते 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 आपके कितने प्रतिबिंब टोटल बनेंगे? समझ में आई मेरी बात? दो समतल दर्पण यदि एक दूसरे से कुछ थीटा कोण पर रखे हो तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, यह निर्भर करता है उनके बीच के कोण पर, उनके बीच के कोण पर। तो ध्यान से समझेंगे कि बेटा यदि किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु होती है, तो वस्तु एक दर्पण में बना प्रतिबिंब दूसरे दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा, और दूसरे दर्पण के अंदर बना प्रतिबिंब पहले दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा, वो एक दूसरे में इधर उधर दिखेंगी। तो देखिए, प्रतिबिंबों की जो कुल संख्या है दोनों दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करती है, मतलब ये किस एंगल पर निर्भर है। अगर एक दूसरे के समांतर कुछ नहीं है, किधर देखोगे किधर देखोगे, बात खत्म। समझ में आई? 180 डिग्री के एंगल पे है, मतलब इस एक दूसरे समांतर हैं। चलिए, अब बात करते हैं बेटा कि यदि दोनों दर्पणों के बीच झुकाव कोण थीटा है, तो यहां से लिखेंगे कि यदि दो समतल दर्पणों के बीच थीटा कोण का झुकाव है, थीटा कोण का झुकाव है, मतलब थीटा कोण पर रखे हुए हैं, तो प्रतिबिंबों की कुल संख्या n, तो प्रतिबिंबों की कुल संख्या, प्रतिबिंबों की कुल संख्या n एक पूर्णांक होगी, n एक पूर्णांक होगी। ठीक है, मतलब 1 2 4 5 इस तरीके से होगी, जो कि निम्नलिखित होगा। कैसा? कि सबसे पहले पूर्णांक होगी, जो कि सबसे पहला कि यदि बेटा क्या है कि यदि n का मान कितना है, ध्यान से, यदि यदि हमने देखा कि 360 बटे थीटा, मतलब जितने कोण पर दर्पण एक दूसरे पर झुके हुए हैं, जितना भी एंगल उनके बीच में है, समझ में आया, उसका भाग हमने 360 में दिया। और अगर सम है, अगर वो कैसा आया बेटा, सम है, तो मतलब समझ रहा है, जैसे मैं अभी बता भी दूंगा, 360 बटे थीटा अगर सम संख्या में है, तो जो n का मान है, तो जो n का मान है वो कितना आएगा, 360, और बटे में कुछ नहीं है, जो एंगल है उसमें से एक कर देना कम, इतने कोण, इतने प्रतिबिंब बनेंगे। समझ में आया? चलो, और दूसरी कंडीशन में कि यदि 360 बटे थीटा कैसा है, विषम आया। कैसा आया बच्चे? विषम संख्या में आया, जो भी अगर तुम्हें निकालना हो विषम है, तथा वस्तु सम्मित रूप से दोनों दर्पणों के बीच
बने कोण के अर्धक पर है। एक बात और ध्यान रखना, बीच के अर्धक पर मतलब समझ गया, इस तरीके से दोनों हैं, और तो दोनों के बीच के अर्धक पर मतलब वस्तु बिल्कुल बीच में होनी चाहिए। यहां इधर या इधर अगर वस्तु है तो फिर बात बदल जाएगी। ये कंडीशन समझना बात को, ये कंडीशन समझना बात को, ठीक है। तो यदि 360 बटे थीटा कैसा है बेटा, आपका विषम है, और जो वस्तु रखी है वो दोनों दर्पणों के जो एंगल बन रहा है उसके बिल्कुल अर्धक पर स्थित है, तब बात चल रही है। ये अर्धक पर स्थित है तो एन बराबर 360 बटे थीटा यही आएगा। तो एन बराबर कितना आएगा, 360 बटे थीटा। चलो अब मैं आपसे पूछूं, परीक्षा में आ जाए कि यदि दो समतल दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर हैं, मतलब एक समतल दर्पण ऐसा है, इस तरीके से झुके हुए हैं, समझ में आया, और इनके बीच में आपने वस्तु रख दी, यहां पर क्या रख दी, ये वस्तु रख दी, तो इसमें देखेगा, इसमें देखेगा, इसमें देखेगा, इसमें देखेगा, और यहाँ थीटा कितना है बेटा आपका 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। तो बेटा कितने प्रतिबिंब बनेंगे टोटल, तो मैं क्या करूंगा, 360 में 45 का भाग, 9 45, 9 चौक 36, 40 आ गया, 55 40, कितना आया बेटा 8। 8 सम है कि विषम, तो आपने बोला सम है, तो उत्तर आएगा n बराबर 8 माइनस 1 अर्थात 7। समझ गए, अर्थात दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के एंगल पर हैं। कितने एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर झुके हैं, तो बनने वाले कुल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी बेटा, 7। समझ गया, हाँ 60 डिग्री के एंगल पर झुके हैं, यदि थीटा कितना है बेटा आपका 60 डिग्री, तो फिर कितना आएगा 360 बटे 60, 0 0 काटे 6, तो 6 ही उत्तर आएगा आपका, सॉरी नहीं 6 क्यों आएगा, 6 में से एक कम करना पड़ेगा ना, 5। देखो एन का मान अगर सम आ रहा है तो एक कम कर दो, ये 360 बटे थीटा जो है उसमें से एक कम कर दो, ठीक है। चलो तो यहां तक समझ में आया होगा बेटा। अब और भी नियम है, बहुत शानदार है अभी तो। चलो और भी कंडीशंस हैं, मैं अब आपको और आगे नहीं बता रहा हूं, इसके आगे कंडीशंस ये हैं कि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के अर्धक पर सममित नहीं है। सर सममित का तात्पर्य क्या है बेटा, सममित का तात्पर्य आप ऐसा समझ सकते हो, आप कोई भी किसी भी पेड़ का एक पत्ता ले लीजिए, जैसे बड़े के रूप में पीपल का पत्ता ले लीजिए, आम का पत्ता ले लीजिए, तो आप पीपल के पत्ते को देखोगे इस तरीके से बना रहेगा, इस तरीके से बने रहते हैं पत्ते ऐसे, या पान का पत्ता आपने देखा तो उस पर बेटा वो लाइनें रहती हैं, वो इस तरीके से एक सीख रहती हैं, रहती है नहीं रहती है इस तरीके से, सही है, बात आई समझ में। अगर इसको मैं फोल्ड करूं तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आएगी, इसकी डिजाइन इसकी डिजाइन इसकी डिजाइन इसकी डिजाइन बिल्कुल सेम रहती है, तो इसको बोलते हैं बेटा, ये इस लाइन के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ ये पीपल का पत्ता क्या है, या जो भी जिसका भी ये पत्ता है वो क्या है बेटा आपका, सममित है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, बात आई समझ में, सममित। तो यदि दोनों दर्पणों के बीच के कोण के अर्धक पर वस्तु रखी है और बिल्कुल सममित है, सममित का तात्पर्य मतलब मेरा जो अर्धक है क्या वो बिल्कुल मेरे बीच के यहां से नाक से ये बिल्कुल टुड्डी पे यहां पे बिल्कुल, समझ में आए, इस तरीके से मेरे दो भाग हो रहे हो, तब मैं अगर खड़ा हूं तब तो ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है ये फुलफिल होगी। लेकिन यदि मैं खड़ा हूं, अर्धक पे नहीं खड़ा, अर्धक से साइड में खड़ा हूं, मतलब मैं अर्धक पे मेरा केवल इतना हाथ आ रहा है, तो फिर कंडीशन अलग बनेगी। समझ में आई मेरी बात, चलिए कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब अगला आता है बेटा आपका 7वें नंबर का, अगला आता है कि यदि मोटे समतल दर्पण से किसी बिंदु वस्तु से अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगर कोई मोटा समतल दर्पण है, कोई मोटा समतल दर्पण है तो उसमें कांच की बहुत सारी लेयर होती है, तो सर उसमें कितने प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत। क्योंकि देखो एक बार बात को समझना, एक मोटा समतल दर्पण उसके अंदर क्या बना, अब हमारा प्रतिबिंब का बनता है दर्पण के अंदर, अब दर्पण में लेयर बहुत सारी हैं, तो उसमें क्या बनते हैं बेटा, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने बनते हैं, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, और उनमें से जो दूसरा प्रतिबिंब होता है, कौन सा बेटा, दूसरा, आप ऐसा समझ सकते हो ये समतल दर्पण है, अब ये इसकी मोटाई है, तो इसके बीच में क्या है, ये लेयर्स हैं, ऐसे समझ गए, कांच की लेयर्स हैं, इनमें भी क्या बनेंगे, प्रतिबिंब आपस में। तो पहला प्रतिबिंब या बना, वस्तु कहीं भी रखी है बनेगा, फिर वो दूसरा इधर टकराएगा, तीसरा इधर 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 इधर, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि मोटे समतल दर्पण से किसी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। वस्तु को हम बिंदु वस्तु मान के चलते हैं, ध्यान से, वस्तु को हम बिंदु वस्तु मान के चलते हैं, किसी मोटे समतल दर्पण से
किसी बिंदु वस्तु के अनंत प्रतिबिंब कितने बनते हैं बेटा? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। आगे की बात समझ में है? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन दर्पण के दो समांतर पृष्ठों आमने सामने वाले पृष्ठ से होता है। समझ में आई? मतलब ऐसे समांतर हैं इस तरीके से। अब हम इस दर्पण के सामने खड़े हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब अंदर की तरफ बनेगा, तो वो अभिसरित किरणें आपस में टकराती रहेंगी दर्पण के अंदर ही, तो बहुत सारे अनंत प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेंगे। ये हमें बाहर दिखाई नहीं देंगे, दर्पण के अंदर बनेंगे। समझ में आया? इस तरीके से रहता है। और इन प्रतिबिंबों में से सबसे अधिक चमकदार प्रतिबिंब दूसरा होगा। इन प्रतिबिंबों में सबसे अधिक चमकदार प्रतिबिंब कौन सा होगा बेटा? दूसरा। सबसे अधिक चमकदार प्रतिबिंब दूसरा होगा। इस चीज को थोड़ा सा आप याद कर लें कि दूसरा प्रतिबिंब चमकदार होगा। उसका कारण भी है, जो दर्पण के पिछले परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश के प्रथम परावर्तन के फलस्वरूप बनता है। पहली बार जो परावर्तन होगा ना, उसके फलस्वरूप जो बनता है क्या, वो होता है दूसरा प्रतिबिंब, और वो सबसे चमकदार होता है। एक और आएगा बेटा 8वें नंबर का, ध्यान से देखना कि जब आपतित किरण को स्थिर रखकर, यदि मैंने कहीं पे वस्तु रखी है और जहां से प्रकाश किरण आ रही है बिल्कुल आ रही है, आपतित किरण को स्थिर रखकर यदि मैंने दर्पण को थीटा कोण से घुमाया तो जो प्रतिबिंब है क्या, वो 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। सर नहीं आई समझ? पहले इनको समझ लो पूरा अच्छे से, और अब अगले पे ध्यान दो। अगले पे ध्यान दें, ध्यान से देखिए आप कि जब आपतित किरण को स्थिर रखकर समतल दर्पण को किसी कोण थीटा से घुमाया जाता है, आपतित किरण वहीं आ रही है, देखना एक समतल दर्पण ये यहां पे है, बात को समझना, बात को, ये प्रकाश किरण आ रही थी, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, घुमा के और इसको थीटा कोण से घुमा दिया। बात समझ रहे हैं? यहां से सीधी लाइन से इसको मैंने दर्पण को, आपतित किरण वही है, मैंने इसको थीटा कोण से घुमा दिया। समझ जाओ, पहले कैसा था बेटा, बिल्कुल ये सीधा था, कितने एंगल से घुमा दिया, थीटा एंगल से मैंने आपको घुमा दिया। तो जो प्रकाश किरण पहले कैसी आ रही थी, बिल्कुल सीधी, तो वापस भी कैसी गई थी बेटा, सीधी जा रही। या फिर आप इस पर टेढ़ी ले लेते, पहले ही प्रकाश किरण ऐसी आ रही थी, समझ में आ गया, और जगा रही थी इस तरीके से। तो अब ये प्रकाश किरण ये तो हट गया, बात को समझना, ये तो हट गया, मतलब ऐसी आ रही थी और ये यहां से जा रही थी। अब ये दर्पण को मैंने थीटा कोण से घुमा दिया, समझ गए, और अब ये प्रकाश किरण इधर जाएगी। तो बेटा मैंने दर्पण को थीटा कोण से घुमाया है ना, ये यहाँ पे बीच में ये थीटा कोण से घुमाया है, तो बेटा ये जो आपका प्रकाश किरण मुड़ी है ये 2 थीटा कोण से घूम गई है, समझ गए। तो ये परावर्तित किरणें उसी दिशा में दोगुने कोण से घूम जाती हैं। देखो उसका एक रीजन भी है, मैंने दर्पण को घुमा दिया, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, यहाँ पे देखो कम स्थान है, देखो आप आराम से समझेंगे। ये दर्पण था बेटा, एक प्रकाश किरण ऐसी आ रही थी, ऐसी चलेगी, इसी जगह पे सेम टू सेम मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे दर्पण को ऐसा कर दिया। तो ये प्रकाश किरण अब तिरछी आ रही है ऐसी, तो कैसी जाएगी, इस तरीके से जाएगी। अब इसको हटा दूं, पहले वाले दर्पण को हटा दूं, तो अब ये प्रकाश किरण कैसी जाएगी, इस तरीके से जाएगी। तो मैंने दर्पण को घुमाया बेटा थीटा कोण से, तो जो आपकी प्रकाश किरण है वो कितने कोण से घूम गई, 2 थीटा कोण से घूम जाती है। अब आज शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आ गया कि ये वाली बात समझ में, दर्पण को थीटा कोण से घुमाने पर यहां पे लिखेंगे हम, आपतित प्रकाश को स्थिर रखकर, आपतित प्रकाश को स्थिर रखकर, आपतित प्रकाश को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा कोण घुमाने से, ये जो परावर्तित किरण है ये भी परावर्तित किरण थी और ये भी दूसरी बार में परावर्तित किरण, तो ये 2 थीटा कोण से घूम जाती है। घुमाने से परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है, 2 थीटा कोण से घूम जाती है। समझ गए बात को? चलो बताओ पहले ये वाला पॉइंट नंबर 8 समझ में आया क्या?
8 के आगे टिक लगाओ जल्दी से। 8 समझ में आया क्या? नहीं आया हो तो पहले रुक जाओ, आंसर से पहले एक बार और देख लो, आ जाएगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल था बेटा, ये सीधा प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण आ रही और ये प्रकाश किरण जा रही, कोई दिक्कत? ये परावर्तन का नियम। अब मैंने इसको दर्पण को ऐसे घुमा दिया, पर आपतित प्रकाश को वैसे वैसे ही रख के इस तरीके से घुमा दिया, तो दर्पण अब कैसा हो गया? नया। नया दर्पण आपका कैसा हो गया? ऐसा। प्रकाश वैसा वैसे ही आ रहा है, तो अब ये यहां से तो जाएगी नहीं, परावर्तन के नियम का पालन करेगी। तो मैंने इसको देखो पहले वाले को कितना घुमाया था, थीटा। तो अब ये प्रकाश किरण जो ऐसी आ रही थी वहां पर, ये कैसी आएगी? इस तरीके। तो ये इससे कितने एंगल घूम जाएगी? अगर आपने इसको थीटा घुमाया तो ये 2 थीटा कोण ज्यादा घूम जाएगी। ठीक है, 2 थीटा कोण से घूम जाती। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? एक है, यदि वस्तु को दर्पण की ओर या दर्पण से दूर v वेग से चलाया जाता। लास्ट है, यदि वस्तु को दर्पण की ओर या दर्पण से दूर, दर्पण की ओर या दर्पण से दूर v वेग से चलाया जाता है, वेग v से चलाया जाता है। इसमें मिक्स मत कर लेना इसको, ये थोड़ा सा मैंने टेढ़ा लिख दिया। चलाया जाता है तो उसका प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष वेग 2v से दर्पण की ओर या दूर चलता है। सर इसका मतलब क्या हुआ लास्ट वाली लाइन का? बिल्कुल मैं बता रहा हूं बेटा आपको लास्ट वाली लाइन का क्या अर्थ है। कह रहे हैं आ गया समझ में। चलो देखो लास्ट वाली लाइन का तात्पर्य यह है बेटा कि यदि आप क्या कर रहे हो, अब मेरी बात ध्यान समझना, यदि आप क्या कर रहे हो बच्चों, यदि आप दर्पण के जैसे दर्पण रखा है और वी वेग से या कुछ भी वेग मान के चलो, आप वी वेग से क्या कर रहे हो? दर्पण की तरफ भाग रहे हो। चलो भागो, बोलो भाग मिल्खा भाग, बोलो। चलो तो आप भाग रहे हो तो बेटा प्रतिबिंब भी उसी वेग से आपके पास आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा? तो मेरे सापेक्ष प्रतिबिंब कितनी स्पीड से आ रहा है? 2v से आ रहा है, क्योंकि वी वेग से तो मैं ही जा रहा हूं दर्पण की तरफ और वो भी मेरे तरफ आ रहा है, तो दोनों की स्पीड टोटल मिलाकर कितनी हो गई? 2v। मतलब 5 मीटर के प्रति सेकंड के वेग से मैं अगर प्रतिबिंब की तरफ जा रहा हूं तो वो मेरी तरफ आ रहा है, तो आपेक्षिक वेग कितना हो गया? v प्लस v, 2v। समझ में आया बेटा आपको बात? यदि मैं दूर जा रहा हूं, अगर दर्पण से दूर जा रहा हूं तो वो भी बेटा दूर जा रहा है, तो वो मेरे सापेक्ष कितनी स्पीड से भाग रहा है? दुगनी स्पीड से। यदि मैं दर्पण के सामने 5 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर दूर जा रहा हूं तो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दर्पण के अंदर कौन जा रहा है? प्रतिबिंब जा रहा है। तो मेरे सापेक्ष प्रतिबिंब कितनी स्पीड से भाग रहा है? तो 5 से तो मैं और 5 से वो कितने हो गए आपके? 10, यानी 2v। समझ में आ गई मेरी बात? इस तरीके से रहता है जी। ठीक है, अब एक लास्ट और बच रहा है, उसको आप लिख लेना बेटा, मैं बता देता हूं कि किसी भी दर्पण में, किसी भी समतल दर्पण में यदि आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, किसी भी समतल दर्पण में आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, जैसे मेरी जितनी हाइट है, मेरी जितनी हाइट है और मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण दिख रहा है, मतलब मेरे पैरों से लेके और चोटी तक बिल्कुल मुझे पूरा दिखना चाहिए दर्पण में। तो छोटे दर्पण में तो हम देखेंगे नहीं, तो इसके लिए किस साइज का दर्पण होना चाहिए? तो इसके लिए सीधा सा अर्थ है बेटा कि मेरे सिर से चलने वाली प्रकाश किरणें नीचे तक और मेरे पैरों से चलने वाली प्रकाश किरणें ऊपर तक ये पहुंचनी चाहिए। समझाई? मेरे सिर से चलने वाली प्रकाश किरणें और मेरे पैरों से चलने वाली, मतलब मेरे पैरों से चलने वाली प्रकाश किरण टकरा कर मेरी आंखों तक आनी चाहिए, तब तो मैं मेरे को पूरा देख पाऊंगा। तो इसके लिए बेटा याद रख लो, आप तो डायरेक्ट बिल्कुल लिख लेना इसको, जैसे भी मैं बोल रहा हूं हमेशा कि यदि आपको अपना पूरा प्रतिबिंब किसी समतल दर्पण में देखना है तो समतल दर्पण की जो साइज होगी वो आपकी साइज से आधी होगी। यदि आपकी हाइट 5 फुट है तो 2.5 फुट के दर्पण में आप पूरे दिख जाओगे। यदि मेरे जैसे 6.5 फुट है, अच्छा 6.5 फुट पता नहीं, चलो तो जितनी भी है 6.5 फुट है, मतलब 6 फुट भी मान के चलो आप, तो कितनी हो जाएगी? मैं 3 फुट के दर्पण में पूरा दिख जाऊंगा।
इज दैट क्लियर? इसको लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं बच रही है, तो समझ जाओ आप, ठीक है। दर्पण में किसी भी वस्तु का दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। बात खत्म। समतल दर्पण खत्म। कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी भी नंबर में? 10 पॉइंट लिखवाए मैंने। कितने? 10 पॉइंट। जल्दी से बताइए बेटा। चलो जल्दी बताओ बेटा, कोई समस्या परेशानी? ये बेटा कुछ स्पेशल बताया मैंने आपको पीछे, हालांकि फिर भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया। देखो एक बार और, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, ये तो तुम्हें वैसे ही पता है। ये स्टार्टिंग के जो 5 है ना, ये तो आपको नॉर्मल पता होता है। प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत ठीक उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु। प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा। प्रतिबिंब के पार्श्व वस्तु के सापेक्ष बदल जाते हैं, पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। दर्पण समतल दर्पण पर अभिसारी किरणें आपतित करने पर प्रतिबिंब वास्तविक। ये लाइन इसलिए लिखवाई है क्योंकि आप बिल्कुल बेहतरीन मतलब लड़ने ना बैठ जाए किसी से कि नहीं समतल दर्पण से तो हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब भी बन जाता है यदि उस पर आपतित प्रकाश किरणें ही अभिसरित हों, मतलब पहले से ही किसी दर्पण से टकराई हुई प्रकाश किरणें हों। यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण थीटा है तो समझ गए प्रतिबिंबों की संख्या। यदि 360/थीटा सम है तो उसमें से एक कम कर दो। 360/थीटा विषम है तो वही उत्तर है, समझ गए। लेकिन ये कब है? ये दोनों बातें कब लगेंगी बेटा, ध्यान रखना। ये दोनों बातें तब लगेंगी जब वस्तु दोनों समतल दर्पणों के बीच के कोण के अर्धक पर, समझ गए, बीच के कोण के, दो समतल दर्पणों के बीच के कोण के अर्धक पर बिल्कुल ऐसा होनी चाहिए, एक आंख जबगल एक आंख जबगल, ऐसा होनी चाहिए तब, ठीक है। अगर इधर है या उधर है तो फिर ये कंडीशन गलत। किसी मोटे समतल दर्पण से, बस ऐसे ही समझ जाना, कोई मोटा समतल दर्पण है तो उसमें अनंत प्रतिबिंब बनते हैं और दूसरा प्रतिबिंब सबसे चमकीला होता है, इसको रट लेना थोड़ा सा। यदि आपतित प्रकाश को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा कोण घुमाने से परावर्तित किरण कितना कोण घूम जाती है? 2 थीटा। और अगर बी वेग से आप दर्पण के सामने से दूर जा रहे हो तो प्रतिबिंब आपके सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष 2v वेग से दूर भागेगा। और लास्ट कौन सा है बेटा? किसी भी समतल दर्पण में आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की जो लंबाई है वो वस्तु की या व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? चलो हो गया बेटा, जल्दी से बताओ, कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बेटा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो कि आपको 10th क्लास में भी बताई गई होंगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बात करूंगा। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, चलो साफ कर दें। नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है। बहुत बढ़िया। आदित्य कह रहे हैं 162 सेंटीमीटर, तो बेटा आधा कर ले 162 का। 81 सेंटीमीटर का दर्पण चाहिए तुझे पूरा देखने के लिए, हालांकि तू तो बहुत छोटे दर्पण में दिख जाएगा रे, ठीक है, 162 वाले। चलो मेरी 168 से भी ज्यादा हाइट है, सेंटीमीटर में तो मुझे ध्यान ही नहीं, पता नहीं सेंटीमीटर में नापी ही नहीं। अब देखिए बेटा अगला गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण का मैटर खत्म हो गया पूरा, समतल दर्पण का मैटर खत्म, इतना ही था बस हमारे कोर्स में समतल दर्पण। इसमें से भी एक आध उठी आ जाएगा तो बस वो आपको करना रहेगा और वहां की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तरीके से रटने मत बैठ जाना, एक एक दो दो बार आप किसी को समझा देना कि ऐसा होता है वैसा होता है। पॉइंट याद रखना, 10 बातें मैंने कही थी, कौन कौन सी 10 बातें थी, क्लियर? ऐसे पॉइंट 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 टू पॉइंट याद कर लेना। और परीक्षा में इतना तो आएगा नहीं कि 10 नंबर में, वो 5 नंबर में तुमसे समतल दर्पण की विशेषताएं पूछे, नहीं। तो आपको केवल ओटी के पर्पज से 10 लाइनों को याद रखना है। चलो अब आ जाओ गोलीय दर्पण से संबंधित। अब स्पीड से चलेगा थोड़ा मैटर, क्योंकि ये पहले से पढ़ा हुआ टॉपिक है। गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद। तो क्या है बेटा आपके गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद? सबसे पहले कुछ पद समझो। गोलीय दर्पण बेटा कौन कौन से है? वही उत्तल और अवतल। अगर आपसे पूछे, मैंने दर्पण बताए थे ना कल आपको, 3 प्रकार के दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार।
तो समतल दर्पण हमने पढ़ लिया पूरा। और गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या थी? एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। तो दो प्रकार से होता है गोलीय दर्पण, एक उत्तल और एक अवतल। तो देखो इस तरीके से मान लो एक कांच का गोला है, समझना, कांच का एक गोला है, उस कांच के गोले को मैंने यहां से काट दिया और यहां से काट दिया। तो एक काम किया मैंने, इसके अंदर पॉलिश करवा दी काट के, और कहां पॉलिश करवा दी बेटा? अंदर। और इसके मैंने बाहर पॉलिश करवा दी। तो ये मुझे प्राप्त हुआ कुछ इस तरीके से, और ये मुझे प्राप्त हुआ कुछ इस तरीके से। इसके कहां पॉलिश हो रही है बेटा? आपके अंदर। और इसके कहां पॉलिश हो रही है बेटा? बाहर। तो समझ जाओ, अब प्रकाश कहां से टकराएगा बेटा? इधर से प्रकाश टकराएगा। तो इसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये उठी हुई है, इसलिए ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल। ऊप और उठा हुआ, ऊप और उत्तल, इससे सरल कुछ नहीं है। और इसका तल दबा हुआ है, दबा, अब, याद करो, दबा, परावर्तक पृष्ठ दबा, अब, शब्दों को मिला लेना, उठा, उत्तल, दबा, अवतल, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस होते हैं, सिंपल। चलो ये हो गई बात खत्म आपकी, ठीक है। नहीं तो तुम क्या, तो बेटा इसमें भी दबा हुआ तल है और इसमें भी उठा हुआ तल है, लेकिन बात करते हैं परावर्तक पृष्ठ की। कौन सी की? परावर्तक पृष्ठ की। परावर्तक जिधर से प्रकाश किरण टकरा के परावर्तित होगी। यहां भी परावर्तन के नियमों का पालन होगा। परावर्तन के नियमों को मत भूलना। दुनिया में कहीं भी परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन के नियम लागू होते हैं। जो घटना है ना परावर्तन की, उसमें परावर्तन के नियम लगते हैं। अब परावर्तन पूरी दुनिया में दो ही प्रकार का, अब अनियमित या नियमित, बस। चलो, जहां नियमित हो रहा है वहां चेहरा दिख रहा होगा, वहां नियमित हो रहा है। तो बेटा इस गोले का कोई केंद्र होगा जिसके कटे हुए दर्पण है, होगा कुछ केंद्र। तो बेटा उस केंद्र को बोलते हैं, दोनों दर्पणों का हम वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसके लिए आप, मैंने 10th क्लास की भी अभी वीडियो बनाई थी, उसको भी आप देख सकते हो जल्दी जल्दी में थोड़ा सा। और दोनों दर्पणों का जो मध्य बिंदु होता है उसको बोलते हैं बेटा ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। चलो ये चीज अब आपके लिए इतनी वो नहीं है, केवल पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ है। ध्रुव मतलब पोल। तो बेटा कुछ नहीं है, दर्पण का मध्य बिंदु। क्या बोलेंगे? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। परिभाषा वगैरह मैं नहीं लगवाऊंगा, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु। दोनों तरफ से आइए 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 आइए, बीच में आप जहां पे आके मिलोगे वो दर्पण का क्या है बेटा? ध्रुव। वो दर्पण का क्या है? ध्रुव। तो क्या लिखा? परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। चलो थोड़ा सा लिख देता हूं, पूरा नहीं, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसने नहीं पढ़ा होगा भी। तो ये हो गया बेटा आपका ध्रुव, इसको हम ध्रुव कहेंगे। दूसरा आपका वक्रता केंद्र। दूसरा क्या होता है बेटा आपका? वक्रता केंद्र। सर ये क्या होता है बेटा? दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, दर्पण जिस गोले का, दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है बेटा? आपका वक्रता केंद्र। अर्थात आपसे कभी कोई पूछे कि इस उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र बनाओ, तो बेटा इस उत्तल दर्पण को आप पूरा कर लो, कर लिया, उसका जो केंद्र होगा वही उसका क्या है बेटा? वक्रता केंद्र। ये आपका ध्रुव हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? इसको हमेशा सी से दर्शाते हैं, वक्रता केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ध्रुव को बोलेंगे बेटा पोल। क्या बोलते हैं? पोल। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव नहीं होते पृथ्वी के, साउथ पोल नॉर्थ पोल। वक्रता केंद्र, गोले का केंद्र, इसको सीधा दर्शाते हैं। अगला आता है बेटा आपकी वक्रता त्रिज्या। तो मुझे नहीं लगता ये कोई दिक्कत वाली बात होगी। वक्रता त्रिज्या, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, ये होती है पीसी। पी से लेके सी तक। सर मतलब जैसे ये आपका कौन सा दर्पण है बेटा? उत्तल दर्पण। तो इसका वक्रता, ये क्या हो गया? इसका ध्रुव हो गया, यहाँ कहीं इसका वक्रता केंद्र मान लो। तो पी से लेके सी तक जो कैपिटल आर होती है वो हमारी होती है वक्रता त्रिज्या। एक एक लाइन में समझ में आने वाली बातें हैं। पीसी वक्रता त्रिज्या। अगला होता है बेटा आपका मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो ये जो लाइन होती है ध्रुव से तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसको ही बोलते हैं बेटा अपन क्या?
मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। छोटी छोटी सी परिभाषाएं समझने के लिए लिख रहा हूं, इतना ही आप लिख लेना। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ठीक है सर, इसमें जैसे आप कोई सा भी दर्पण है या अवतल दर्पण है, ये इसका क्या है बेटा ध्रुव, और यहाँ क्या है वक्रता केंद्र, ये दोनों बिल्कुल एक सीध में होते हैं, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं बेटा आपका क्या, मेन एक्सिस। क्या बोलते हैं, मेन एक्सिस। ठीक है, चल अगला आता है बेटा मुख्य अक्ष के बाद दर्पण का द्वारक कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, दर्पण का द्वारक। तो ये परिभाषा होती है बेटा दर्पण का द्वारक, ध्यान से समझना, ये अच्छी परिभाषा है दर्पण के द्वारक की। ये तो सब आप समझ जाओगे जल्दी जल्दी में, द्वारक बच्चा भूल सकता है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। चलो, तो दर्पण का द्वारक याद कीजिए, क्या था दर्पण का द्वारक, तो बेटा परावर्तक जो पृष्ठ होती है, जो आपकी परावर्तक पृष्ठ या इसका जो व्यास है, ये दर्पण के जो कर्व है उसका व्यास जो रहता है उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, दर्पण का द्वारक। मतलब हम कहेंगे दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, ये समझ लो। ये अब ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका व्यास मतलब ये रहा पूरा, इसको बोलते हैं बेटा जैसे ए से लेकर बी तक, ये है आपके दर्पण का द्वारक। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का व्यास, जैसे ये ए है और ये बी है, तो ए और बी को मिला दो तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके दर्पण का द्वारक। देखो छोटे द्वारक का दर्पण होता है, कोई और बड़े द्वारक का दर्पण होता है, कोई और बड़े द्वारक का, देखो इसका द्वारक छोटा, इसका और बड़ा, इसका और बड़ा द्वारक, समझ गए। तो ये होता है बेटा दर्पण का द्वारक। अगला दर्पण का द्वारक, इसके बाद अगला होता है बेटा मुख्य फोकस। अब फोकस तो फोकस है कैपिटल एफ से दर्शाएंगे फोकस, तो इसकी आती है परिभाषा। तो स्टार पॉइंट, देख इनमें से किसी की परिभाषा परीक्षा में नहीं आएगी, नॉर्मल कोई ओटी ओटी चा पूछ ले नहीं आएगी, लेकिन फोकस की परिभाषा परीक्षा में आ जाती है कि फोकस किसे कहते हैं। तो आप बोलोगे कि बेटा कोई भी दर्पण है, दोनों दर्पणों में हल्का सा अंतर रहता है, जैसे ये अवतल है तो अवतल की क्या परिभाषा आती है फोकस की, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे ध्रुव और यहाँ पे आपका वक्रता, कहीं भी वक्रता केंद्र मान लो जहां तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, मतलब अच्छा लगेगा मतलब ज्यादा दूर नहीं, मीडियम साइज में। ठीक है, इसको ऐसे गोला बनाते पूरा, तो ये यहाँ पे आता से सही है। चलो, तो बेटा दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, सर ककेदई, अरे दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण आ रही है, कहीं से वस्तु होगी, प्रकाश होगा, इस पे आपतित किरण आ रही है और वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, बिल्कुल। तो समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, फोकस। क्या बोलते हैं बेटा, फोकस कहते हैं। और ये तो किस में होता है बेटा आपका, अवतल में। अगर मैं उत्तल की बात करूं तो उसमें थोड़ी अंदर जाएगी, अरे उसमें प्रकाश किरण अंदर थोड़ी जाएगी, ऐसे जाएगी, वो तो समांतर आई और इधर चली गई, क्योंकि आर पार थोड़ी होगी दर्पण के, इधर चली गई। तो ये बेटा जिस दिशा से आती हुई प्रतीत हो रही है, अगर आप इधर से देखोगे तो आपको कैसा लगेगा, यहां से आ रही है, तो यही क्या है, फोकस। और इधर वक्रता केंद्र तो आगे था, समझ में आ गया। तो दोनों के लिए हल्का हल्का सा अंतर है, एक में बोलेंगे आती हुई प्रतीत होती है और एक में बोलेंगे बेटा, परिभाषा परीक्षा में जरूर लिख के आए, तो क्या बोलेंगे, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए सही लिखवा रहा हूं पूरी, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, इसको क्वेश्चन में लिख देना अवतल दर्पण में। काय में जाती है? अवतल दर्पण में। या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, किसमें? उत्तल दर्पण में। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये अवतल दर्पण में आ जाएगा और ये उत्तल दर्पण में आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ लो परिभाषा को कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है अवतल दर्पण में, या आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, से होकर गुजरती, होकर जाती है अवतल में, आती हुई प्रतीत होती है उत्तल में। ठीक है, फोकस कहलाता है, प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई मेरी बात? अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हैं। लास्ट आता है बेटा आपका क्या? फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसको हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। आप सभी जानते हो बेटा, किसी भी दर्पण में ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या होती है बेटा हमारी? ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी। या फिर आप इसको मत लिखो, छोटी छोटी सी ये परिभाषा तो मैंने इसलिए पूरी लिखवाई है क्योंकि परीक्षा में आती है, ये बाकी जानकारी के लिए है। इसको पी एफ से दर्शाते हैं। जैसे हम बात करें, ये आपका क्या है बेटा? अवतल दर्पण, इसमें ये क्या है? ध्रुव, और यहाँ कहीं मान लो फोकस है, तो पी से लेकर एफ तक ये होता है स्मॉल एफ फोकस दूरी आपकी। ठीक है, ये होती है फोकस दूरी, बस और कुछ नहीं है। अगर फोकस तल कह सकते हो, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल दर्पण का फोकस तल कहलाता है। एक चीज और होती है फोकस तल, उसको मैं बता दूंगा आपको फोकस तल क्या होता है। अरे कुछ नहीं, एक पेज ले लो, ले लो एक पेज। तुमने एक पेज ले लिया, ठीक है, एक सामने दर्पण रखा है, एक उसमें तार, तार से ये तार है और एक कागज लेकर, ठीक है, पेज लेकर और उसको यहाँ पे फंसा दो, ठीक है, जिसमें फोकस हो। ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये ऐसे मान के चलो, ये आपका मुख्य अक्ष है, ध्यान समझ, ये आपका मुख्य अक्ष है और इस तरीके से मैंने फंसा दिया। ठीक है, दिख रहा है बेटा आपको? ऐसे फंसा दिया ये मैंने, और इस बिंदु पर अगर फोकस है, मेरी उंगलियों का जो कटान बिंदु है यहाँ पर, ये क्या है? फोकस है, मुख्य अक्ष का फोकस, ये दर्पण रखा था, समझ में आपको? तो ये मेरा जो हाथ है, ये मेरा जो हाथ है, ये क्या है बेटा? फोकस तल है। क्या है ये? फोकस तल है। बात खत्म। मुख्य अक्ष के लंबवत है, मुख्य अक्ष के लंबवत है और फोकस से जाता हुआ ऊर्ध्वाधर तल क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। मतलब कोई से तल में फोकस है, समझ गए? उसी तल को, जैसे मान के चलो इधर कोई उत्तल दर्पण है, अवतल है, उसका फोकस यहां पर है, तो ऐसे का कागज है, देखो बहुत सारे तल, ये बहुत सारे तल हैं, समझ गए? ये बहुत सारे तल हैं, इनमें से जिस तल में फोकस है वो क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। इज दैट क्लियर? चलो, समझ में आ गया? कोई टेंशन, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कल पढ़े बेटा आप? अब मुझे 2 क्लास और लेना है, आज पहली क्लास आपके लिए मैंने। कल पढ़े आप? 1 घंटा वीडियो हो चुके हैं, जल्दी बताओ कुछ। और थक भी जाते हैं 1 घंटे लगातार बोलते बोलते में।
कल्पना बच्चों, यहां तक पढ़ के आना। मैंने हालांकि आज सोचा था और ज्यादा पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए। कल कोशिश करेंगे आपको F बराबर R/2 सिद्ध करवा दें। फिर एक दिन दर्पण सूत्र रेखीय आवर्धन खत्म करवा दूंगा, एक दिन संयोगमी फोकस वगैरह। चलो वो 2-3 दिन और लगेंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि अब देखो अगला टॉपिक मैं अभी चालू करूं, मैं अभी अगला टॉपिक चालू करूं तो कर दूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसको खत्म करना पड़ेगा ना, टॉपिक को बीच में कैसे छोड़ सकते हैं। तो खत्म करने में कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे, तो फिर क्या है, वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गई बेटा आपके? चलिए ये उतार लेना, मैं अभी यार फोटो खींच के भेज दूंगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, बुक वगैरह में भी होता है। फोकस की अकेली परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। देखो समांतर जो प्रकाश किरण आती है ना, दर्पण में से टकरा कर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जा रही है, तो वो आपका फोकस होता है। बात खत्म। ये परिभाषा आपको लिखना है। ये सब चीजें काल्पनिक होती हैं सर, मतलब काल्पनिक होती है, फिर पढ़ा क्यों रहे हो काल्पनिक है तो? अरे काल्पनिक का मतलब ऐसा है कि दुनिया का कोई दर्पण वर्पण ऐसा नहीं है जिसका तुम्हें फोकस दिखाई दे, ध्रुव दिखाई दे कुछ। वो तो माना गया है ऐसा। समझ में आई मेरी बात? माना गया है ऐसा, कोई होता थोड़ी है। अरे जैसे मैं हूं तो मेरी नाक है, ये कान है, तो ये है रियल में दिख रहे हैं आपको। अरे बात समझ में? लेकिन मान के चलो भगवान इंसान को ऐसा बनाता कि जिसको सुनाई आया करता, और ऐसे कल्पना कर लेते कि मनुष्य को कान से सुनाई आता है, यहां से सुनाई आता है, तो मान लेते कि यहाँ पे कान है, सुनाई आता है, लेकिन दिखते नहीं, मान लेते, तो वो काल्पनिक होते। लेकिन अभी है ऐसे, देखो ये रहे, ये नाक है, समझ गया, ये रियल होता है। काल्पनिक मतलब रियल में नहीं है वो, उसको माना गया है। ठीक है, दर्पण नहीं कहता कि ये मेरा फोकस है, ये मेरा ये, समझ गए, ये सब काल्पनिक है। धन्यवाद। चलो सर, तुम्हारे 3 मंथ पूरे हो गए कोटा में, अब रेगुलर ऑफलाइन कब से स्टार्ट करेंगे? नहीं हुए अभी, 26 तारीख को आया था मैं। जय श्री राम। एक ही एक बात को 2-2 बार बोल रहा है। अभी नहीं हुए, और 3 महीने कहाँ हुए मेरे को अभी? अभी मेरे को आज हुए 2 महीने 10 दिन। चलो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। उस टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। ऑफलाइन क्लास में पूछ लेता ना बेटा तू मेरे से, मैं बता दूंगा, उस टॉपिक पर बात करेंगे अपन, ठीक है? चलो जय श्री कृष्णा।